स्टूडेंट्स टू ग्रेट स्टडीज़। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट पावर शेयरिंग का, जिसमें हमको देखना है केस ऑफ बेल्जियम। ओके, तो उसमें हम सबसे पहले बेल्जियम का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है जो यूरोप में है। ओके, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ये अगर हम एरिया में देखें तो ये हमारी जो एक स्टेट है सिर्फ हरियाणा, उससे भी स्मॉल ये पूरी कंट्री है। ओके, स्मॉलर कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। देन नेक्स्ट है इट शेयर बॉर्डर्स विथ, ये जो कंट्री है बेल्जियम, ये किसके साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो ये जो है 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, विच इज़ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसको लर्न करना है तो आप करेंगे FNGL। FN मीन्स फ्रांस और नीदरलैंड, और GL मीन्स जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। FNGL। ओके, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा। लिटिल ओवर मीन्स उससे थोड़ी ज़्यादा। तो पॉपुलेशन जो है बेल्जियम की वो 1 करोड़ है। ठीक है, तो बेल्जियम के इंट्रोडक्शन में जो है हमने देखा, इट इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट शेयर इट बॉर्डर्स विथ FNGL, that is France, Netherlands, Germany and Luxembourg, and its population is little over 1 करोड़। बेल्जियम में जो है स्टूडेंट्स एथनिक कंपोजिशन रहता है। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम जो हमने श्रीलंका में पढ़ा था, उसमें हमने लिंग्विस्टिक जो है उनका बेसिस देखा था कि वो कैसे बटे हुए थे। लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो लोग बटे हुए थे। और ये जो बेल्जियम है यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन मीन्स धर्म या कास्ट से जो रिलेटेड होता है वो। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब अगर हम समझें तो एथनिक कंपोजिशन मीन्स डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। एथनिक कंपोजिशन मीन्स डिवीजन जो शेयर्ड कल्चर पे बेस रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस टाइप के कौन कौन से लोग रहते थे। तो 59% जो हैं वो कहाँ पे रहते थे? लिव्स इन Flemish region. Okay, 59% in Flemish region and they speak Dutch. Dutch एक लैंग्वेज होती है जो फ्लेमिश रीजन में लोग रहते थे वो बोलते थे, और 59% ये लोग जो हैं बेल्जियम में पाए जाते थे। ओके, देन 40% जो हैं वो वलोनिया रीजन में रहते थे, जो क्या बोलते थे? जो फ्रेंच बोलते थे। ये जो कम्युनिटी थी स्टूडेंट्स, ये थी तो कम, 40% ही थी इन कंपैरिजन टू दिस डच स्पीकिंग। ओके, बट दिस लेसर बट रिचेस्ट कम्युनिटी, ये कम थे बट ये रिचेस्ट कम्युनिटी थी। मीन्स यहाँ के जो लोग थे वो रिच थे। ये 59 और 40 हो गया हमारा 99। तो 1% जो बचे हैं वो बेल्जियंस हैं, और वो जो हैं जर्मन बोलते हैं। बट यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, इसकी कैपिटल सिटी जो थी बेल्जियम की वो ब्रुसेल्स थी। ओके, यहाँ पर जो है हमको कॉन्ट्रेरी देखने को मिला। मीन्स जो बेल्जियम में रेशियो चल रहा था कास्ट का, उससे अपोजिट है यहाँ पे। ओके, वहाँ पे क्या चल रहा था बेल्जियम में? वहाँ पे 40% जो थे वो फ्रेंच स्पीकर्स थे, और 59% जो थे वो डच स्पीकर्स थे। मतलब फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो कम थे। बट यहाँ पे जो इसकी कैपिटल थी, यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा थे, और इस डच बोलने वाले जो लोग हैं वो कम थे। फ्रेंच बोलने वाले अराउंड 80% थे, और डच बोलने वाले 20% थे। अब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 कम्युनिटीज़ इन 1950 एंड 60। ओके, इन जो दोनों कम्युनिटीज़ है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग, इनमें जो है हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। प्रॉब्लम वर मोर एक्यूट इन कैपिटल। कैपिटल जो थी यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा थी। ओके, एज फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी इन कैपिटल बट माइनॉरिटी इन कंट्री। क्योंकि यहाँ पे क्या था,
फ्रेंच जो है यहाँ पे ज़्यादा थी, बट अगर पूरे बेल्जियम कंट्री की बात करें तो फ्रेंच जो है पूरे बेल्जियम कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो कम थे, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम जो है एक्यूट प्रॉब्लम हमको इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में देखने को मिली। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स एकोमोडेशन पॉलिसी। ठीक है, जो श्रीलंका थी उसने मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को एडॉप्ट किया और जो बेल्जियम था उसने एकोमोडेशन पॉलिसी एडॉप्ट की। पार्ट टेकन बाय बेल्जियम वॉज डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका। बेल्जियम ने जो पार्ट लिया उसकी खुद की कंट्री के लिए वो अलग था श्रीलंकन्स से। ओके, श्रीलंकन्स ने मेजॉरिटियन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और बेल्जियम ने जो है एकोमोडेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एकोमोडेशन का मीनिंग अगर हम देखें तो एकोमोडेशन का मीनिंग होता है प्लेस फॉर समबडी टू लिव और स्टे। मतलब रहने के लिए कोई जो है प्लेस होना। ओके, प्लेस फॉर समबडी टू लिव और स्टे। अब हम देखेंगे कि बिटवीन 1970 टू 1993 इन सालों में जो है दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। इन लोगों ने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स। अमेंड करना मीन्स चेंज करना। ओके, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। क्यों अमेंड किया इन लोगों ने? सो दैट एवरीवन लिव टुगेदर इन द कंट्री, ताकि सभी लोग जो हैं एक साथ कंट्री में रह सके। ओके, बेल्जियम में ये चाहते थे लोग कि सभी जो हैं एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इन शॉर्ट पीरियड में 1970 से 1993 तक में 4 बार जो है अमेंडमेंट किए। मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाना चाह रहे थे जो सभी के फेवर में हो, इसीलिए उनको इतनी बार अमेंडमेंट करना पड़ा। अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है जो लोग डच बोलते हैं और जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, इनके जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ओके, देन नो सिंगल कम्युनिटी मेक द डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी कम्युनिटी, चाहे वो डच हो चाहे वो फ्रेंच हो, उनके कितने भी लोग रहते हो, ठीक है, भले डच के कम रहते हो फ्रेंच के ज़्यादा रहते हो, दैट नो मैटर्स। नो सिंगल कम्युनिटी मेक द डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी एक कम्युनिटी जो है कोई भी डिसीजन अकेले नहीं कर पाएगी, दोनों मिल के ही डिसीजंस लेंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर बहुत सारी पावर्स जो है, सीजी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी मिली। स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर जो है पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को भी मिली थी। ओके, तो जनरली क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सबॉर्डिनेट होती है, मतलब नीचे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है सबॉर्डिनेट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे नहीं थी, वो कुछ कुछ काम जो है अपने मन से भी कर सकती थी। ब्रुसेल्स जो यहाँ की कैपिटल थी, ओके, बेल्जियम की। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. Brussels का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है separate government थी जो both the communities के equal representation से बनी थी। मतलब इसमें दोनों communities जो थी वहाँ की उसके equal representatives थे। French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in central government. अब जो French speaking लोग थे उन्होंने जो है equal representation ब्रूसेल में एक्सेप्ट किया, है ना। क्यों एक्सेप्ट किया? वो तो 80% थे भाई वहाँ पे, तो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि इसका उल्टा जो है पूरे बेल्जियम में हो रहा था, है ना। बेल्जियम में डच स्पीकिंग जो थे उन्होंने जो है एक्सेप्ट किया था इसको, इसीलिए फ्रेंच स्पीकर जो थे उन्होंने इसको ब्रुसेल्स में यूज़ कर लिया। अपार्ट फ्रॉम
अब यहाँ पर जो है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ऑल्सो अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो थी ही, बट यहाँ पर हमको एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट भी देखने को मिली, विच इज़ नोन एज community government. This community government is elected by people belonging to वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको कौन इलेक्ट करता था? यहाँ के पीपल को जो एक लैंग्वेज को बिलोंग करते थे, ठीक है। डच भी, फ्रेंच भी, जर्मन भी, ये तीनों जो हैं इनको इलेक्ट कर दिया करते थे, ओके। और इसका एक मेन बेनिफिट ये था कि नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहीं भी रहे, डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले, वो मतलब बेल्जियम में कहीं भी रहे, दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग, इसी गवर्नमेंट को, कम्युनिटी गवर्नमेंट को ही पावर थी रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। जो भी कल्चरल इश्यूज़ होते थे उनके, या एजुकेशनल कुछ भी अगर डिसीजन लेना हो, या लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हों, तो ये जो डच, फ्रेंच और जर्मन वाले लोग थे, इनकी सारी पावर जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास रहती थी, जो जिसमें जो है इनके ही पीपल्स रहते थे। डच में डच वाले, फ्रेंच में फ्रेंच वाले और जर्मन में जर्मन वाले। तो ये लोग इनकी दिक्कतें अच्छे से समझ पाते थे और इनको सही से रूल कर पाते थे, ओके। तो इसीलिए ऐसा था। तो अभी जो है हमने बेल्जियम का केस देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की, एकोमोडेशन पॉलिसी, और उसमें जो है क्या क्या था उस एकोमोडेशन पॉलिसी में, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इस एकोमोडेशन पॉलिसी को अपना के बेल्जियम के अंदर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या इम्पैक्ट, या हम कहें क्या क्या इफ़ेक्ट जो है हमको देखने को मिले। We might find बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हमें ऐसा लग रहा है कि बेल्जियम का जो मॉडल है या जो अभी हमने समझा वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफ़िकल्ट है, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेरी वेल सो फार। बट ये जो अरेंजमेंट इन लोगों ने किया स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे से, बहुत दूर तक सोच के जो है वर्क कर रहा था और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। It helped to avoid civic strife between the two major communities. इस जो एकोमोडेशन पॉलिसी थी, इसने किस चीज़ को अवॉइड किया, किस चीज़ को ख़त्म किया? जो सिविक स्ट्राइफ हमको देखने को मिलता अगर ये पॉलिसी ये नहीं अडॉप्ट करते, ओके। नागरिक संघर्ष जो है हमको नहीं देखने को मिला क्योंकि इनकी एकोमोडेशन पॉलिसी इतनी अच्छी थी, ठीक है। नहीं तो इनका भी वही हाल हो जाता श्रीलंका जैसा, जैसा उनमें दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उन्होंने अपने अलग स्टेट के लिए जो है डिमांड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, ओके। इट हेल्प टू अवॉइड डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइनर्स। इसने जो है, इस एकोमोडेशन पॉलिसी ने जो है इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, अवॉइड कर दिया कि उनकी जो कंट्री है उसका डिवीज़न हो ऑन लिंग्विस्टिक लाइनर्स। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its हेडक्वार्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पढ़ा कि बेल्जियम जो है वो यूरोप में है, ओके। हमने पढ़ा कि बेल्जियम जो है यूरोप में है, ठीक है। तो जब मैनी कंट्रीज़ यूरोप की जो हैं एक साथ आई, काहे के लिए? यूरोप का यूनियन बनाने के लिए, ओके। तो ये बहुत वहाँ पे मतलब एक हम कहें कि ब्रुसेल्स जो है उसको, कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा हो तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें, ओके। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, जब बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यूरोप की एक साथ आई, ठीक है। बेल्जियम भी जो है वो यूरोप की कंट्री थी, एक साथ आई, काय के लिए? यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत प्राउड की बात थी स्टूडेंट्स बेल्जियम के लिए कि उनकी जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स, उसको जो है उसका हेडक्वार्टर
चुना गया, क्योंकि बेल्जियम ने अपने यहाँ का एकोमोडेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करके और अपने यहाँ का जो है स्टेटस इतना इम्प्रूव कर लिया था कि यूरोप ने सोचा कि अब जो है हमारा हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही रहेगा, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग बोथ द केसेस। अब जो है हम मेजॉरिटिज्म पॉलिसी जो श्रीलंका की थी और एकोमोडेशन पॉलिसी जो बेल्जियम की थी, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट लेड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, इट लेड्स टू पीस। ओके, मेजॉरिटिज्म पॉलिसी जो श्रीलंका ने अडॉप्ट की, जैसा हमने देखा, तो उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ओके, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जो दूसरे मतलब लैंग्वेज के लोग थे, उन्होंने अपनी एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। और यहाँ पर जो है इन लोगों ने सभी को लेके चले, ये है ना, मतलब 4 बार जो है अपना अमेंडमेंट भी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए कि सभी लोग जो है अच्छे से रह सके। तो इनकी जो एकोमोडेशन पॉलिसी है, इट लीड्स टू पीस। देन सेकेंड पॉइंट है डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप। इनमें जो तमिलियंस थे, उन्होंने क्या डिमांड किया था कि हमको जो है हमारा सेपरेट स्टेट दे दो, ताकि हम हमारे वहाँ पे शांति से रहेंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को अडॉप्ट किया था और जो मेजॉरिटी के लोग थे, सिर्फ उन्हीं के फेवर में जो है सारे लॉज और रूल्स बनाए थे। इसीलिए यहाँ पे जो तमिलियंस थे, दे डिमांडेड फॉर सेपरेट स्टेट। और अगर हम इधर देखें तो ऑल लिंग्विस्टिक कम्युनिटी टू लिव टुगेदर इन द सेम कंट्री, और यहाँ पर जो है सभी जो हैं एक ही कंट्री में अच्छे से रह रहे थे। देन थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर हम श्रीलंका के केस में देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबिलिटी थी, मीन्स स्टेबल कुछ भी नहीं था। एंड इन एकोमोडेशन पॉलिसी we saw political stability is there. Then fourth point, hindrance in development. अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मेजॉरिटिज्म पॉलिसी अडॉप्ट करके वॉर हो गया है ना, और बहुत सारी चीज़ें गलत गलत हुई, लोग इनके ही ना खुश थे इनसे, जो माइनॉरिटीज़ तमिलियंस थे। इसीलिए जो है इनके डेवलपमेंट में बहुत सी रुकावटें, बहुत सी डिफ़िकल्टीज, बहुत सी हिंड्रेंस देखने को मिली। और ये जो है, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन यूरोप। ब्रुसेल्स को जो है इन्होंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस यूरोप में बना दिया, गेट हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स को जो है इन्होंने हेडक्वार्टर्स बना दिया यूरोपियन यूनियन का। By these we come to the conclusion power sharing is good and sustainable model for development, peace and stability of any country. अब ये दोनों केस को कंपेयर करके हम इस नतीजे पर आए कि जिस कंट्री ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया वो गुड और सस्टेनेबल मॉडल बन गई। मतलब गुड मतलब अच्छी बन गई, और सस्टेनेबल मीन्स स्थिर बन गई, जो एबल टू मेंटेन होता है। ओके, तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है डेवलपमेंट, पीस और स्टेबिलिटी के लिए किसी भी कंट्री के बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है और ज़्यादा अपने डेवलपमेंट में प्रोग्रेस करनी है, अगर वो चाहती है कि सभी लोग जो हैं पीस से रहें, शांति से रहें, उसके यहाँ उसकी जो पॉलिटिकल जो सारी चीज़ें हैं उसमें स्टेबिलिटी रहे, तो उसको जो है उस कंट्री को पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये इस जो कंपेयर किया हमने दोनों केस, हमने इतने डीप में पढ़े, उससे ये क्लियर हुआ कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी important and it is good and sustainable model for development, peace and stability of any country. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये एडवांटेजेस जो हैं ये एनालिटिकल एडवांटेजेस है, दैट इज़ लॉजिक एडवांटेजेस, और एक है मॉरल एडवांटेजेस। तो ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार रीड आउट कर लें।
देन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग भी जो है कुछ अलग अलग फॉर्म्स में होती है जो हम देखेंगे, है ना। पावर शेयरिंग जो है हम 4 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, एक वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड देन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज सोशल ग्रुप्स। ओके, फर्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल, है ना, जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के? हमारी अगर कंट्री में हम देखें तो 3 ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है इन 3 ऑर्गन्स पे बेस होके ही काम करती है। ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ओके, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो स्टेट असेंबलीज में बैठते हैं, जिनको जो है हम वोट दे के हमारा रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ से भेजते हैं, है ना, और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं। तो ये लोग जो हैं ये लेजिस्लेटिव में आते हैं। फिर इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? वो एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। जैसे कि पुलिस हमको फोर्स करती है कि यू हैव टू रेगुलेट एंड यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो लॉ, तो इसमें जो है पुलिस आती है। देन अगर हम पुलिस की बात नहीं मानते, रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का अगर हम नहीं फॉलो करते, तो हमको जो है जुडिशरी पनिश करती है। मीन जजेस जो हैं हमारे यहाँ के वो पनिश करते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ऐसे होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स, ELJ, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। देन सेकेंड टाइप होता है वर्टिकल। ओके, इसमें जो है गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स की आती है। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आते हैं हॉरिजॉन्टल में। ओके, और इधर वर्टिकल में गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। वर्टिकल में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये जो है ऐसे फॉर्म करता है वर्टिकल। ठीक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल ये ऐसे फॉर्म करता है। ओके, देन नेक्स्ट है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जैसा कि हमने बेल्जियम में देखा, वहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स थे, लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स थे, तो ये भी जो है एक पार्ट होता है पावर शेयरिंग का। देन नेक्स्ट होता है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सोशल ग्रुप जो है वहाँ पे पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज शेयर करती है। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे यहाँ पे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है। ओके, और स्टेट में कहीं कहीं पर कांग्रेस की रहती है या कहीं पर बीजेपी की रहती है। तो ऐसे जो है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल टाइप जो है पावर शेयरिंग का, उसको चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस भी बोला जाता है। और इधर जो हमने पॉलिटिकल पार्टीज वाला इसका टाइप पढ़ा, इसको जो है कोलिशन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये 1 मार्क्स में हो सकता है कि पूछा जाए। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मेनली हमने 3 जो है डेट्स या ईयर्स अगर हम बोलें तो हमको वो देखना है। 1948 में श्रीलंका को जो है इंडिपेंडेंस मिली। ओके, 1956 में श्रीलंका में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और 1970 से 1993 तक के पीरियड में 4 टाइम्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, चेंज हुआ इन बेल्जियम। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है पावर शेयरिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखा कि पूरे चैप्टर में जो है हमको क्या पढ़ना है। देन हमने 2 केस स्टडीज समझी, जिससे हमें ये पता चला कि पावर शेयरिंग जो अडॉप्ट करता है उसका जो मतलब कंट्री है या उसकी जो इकोनॉमिक है वो कितना वेल डेवलप्ड हो जाती है और कितना प्रोग्रेसिव रहती है। श्रीलंका ने मेजॉरिटिज्म पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़राब थे, और बेल्जियम ने जो है एकोमोडेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, सभी को जो है बराबर माना, तो इनके यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे थे। ओके, फिर हमने जो है दोनों केसेस को कंपेयर किया, फिर हमने एडवांटेजेस देखे कि पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेजेस हैं, फिर हमने 4 टाइप्स जो हैं पावर शेयरिंग के देखे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग पढ़ें।
सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है प्लीज़ शेयर करें, ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर अगर आपको कुछ टिपिकल लग रहा हो सोशल साइंस में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम वो ही देखेंगे, ओके। और रिव्यूज़ जो हैं, आपको पढ़ाने का स्टाइल मेरा कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।